हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स, दैट इज़ कक्षा 5 का गणित ज्ञान, जिसका आज चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं 9, जिसका नाम है अपवर्त और अपवर्तक। इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब इनको हमने आपको अच्छे से ये समझना है कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, क्या अंतर होता है इनमें। और नाम से भी देखिएगा, ये है अपवर्त्य और ये है अपवर्तक। तो नाम में भी डिफरेंस है, इंग्लिश में मल्टीपल्स और फैक्टर्स हैं। तो देखिएगा, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर लिख लेते, जैसे हमने 2 लिख लिया, अगर हम 2 की टेबल लिखते हैं, 2 की टेबल हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर जब 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो ये सभी नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हम 4 की टेबल लिखते हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। अब हम 4 की टेबल जब पढ़ेंगे तो ये सभी नंबर हमको मिलेंगे। तो वो नंबर जो किसी दूसरी संख्या की टेबल में आते हों, जैसे आपसे 4 के अपवर्तक पूछे जा रहे हो तो सीधी सी बात है, आपको 4 की टेबल लिख देनी है। 2 के मल्टीपल या अपवर्त पूछे जा रहे हो तो 2 की टेबल लिख देनी है। आपसे ये कहा जाए 7 के शुरू के 7 अपवर्त लिखिएगा, तो हम क्या करेंगे, 7 की टेबल को लिख देंगे। तो 7, 14, 21 और 28, 35 और 42 एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये शुरू के 6 अपवर्त हो गए हमारे 7 के अपवर्त या मल्टीपल्स। तो सीधी सी बात ये, जब हम किसी के अपवर्त या मल्टीपल पूछे तो हमें उस नंबर की टेबल को लिख देना है। तो ये हो गए अपवर्त। अब यहीं से समझिएगा आप अपवर्तक यानी फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, मान लीजिएगा कि ये 28 है हमारा, 28, इसके हमें अपवर्तक या फैक्टर लिखने हैं। तो हमको इधर वापस चलना और ये देखना अपवर्तक कभी भी इस नंबर से बड़े नहीं हो सकते हैं। यानी 28 का जो अंतिम अपवर्तक होगा वो 28 ही होगा, या दूसरे अपवर्तक इससे छोटे होंगे। और सबसे छोटा अपवर्तक सभी नंबर का, कोई भी संख्या है उसका सबसे छोटा अपवर्तक या फैक्टर 1 होता है। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो जिसके पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं। आप 1 का पहाड़ा पढ़िएगा तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 के पहाड़े में ना आती हो। तो हमारा 1 सबसे छोटा हो गया। अब देखिएगा अगला 2 की टेबल में भी 28 आएंगे, 4 की टेबल में भी आते हैं और 7 की टेबल में आते हैं। इसके बाद ये 14 की टेबल में आएंगे और फिर 28 की टेबल में आएंगे। तो ये 28 के जो अपवर्तक हो गए वो हमारे 28, 14, 7, 4, 2 और 1, ये फैक्टर कहे जाते हैं। इतना अंतर हो गया। फैक्टर का मतलब होता है वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में वो संख्या आती हो, और अपवर्त यानी मल्टीपल का मतलब है वे सभी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में आती हों। अब जैसे 7 के हमें मल्टीपल लिखने हैं, अपवर्त्य या मल्टीपल, तो 7 की टेबल लिख देंगे। ठीक। अब मान लीजिए हमने 28 उठाया और 28 के हमें अपवर्तक या फैक्टर बताने हैं, तो वो नंबर लिखेंगे जिनके पहाड़े में 28 आते हैं। तो ये तो एक इनमें अंतर हो गया। ठीक, देखते हैं आगे क्या बताया जा सकता है। और हमें किसी संख्या के अपवर्तक पता करने हो, जैसे मान लीजिएगा आपसे ये कहा जाता है या आप 9 के अपवर्तक निकालिएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 9 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, फिर 9 इंटू 2 करें तो ये हो जाएगा 18। यानी किसी भी नंबर के अपवर्त उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा डायरेक्टली आप उसकी टेबल पढ़ते चले जाएं और उसके अपवर्त आपको मिलते चले जाएंगे। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं करो, यानी 5 और 7 के पहले 6 अपवर्त लिखने हैं। तो 5 के 6 अपवर्त लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की टेबल लिख देंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये 5 के पहले 6 अपवर्त हो गए। गिनती कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अपवर्त जब भी आपसे पूछे जाएँ तो आप उस नंबर की टेबल लिख देंगे जहाँ तक पूछे जा रहे हो। इसी प्रकार से 8 और 7 के भी लिखने हमें। तो 7 क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये 7 की टेबल ही तो हमने लिखा हो, उसमें 6 अपवर्त लिख दिए शुरू के पहले वाले।
ये हो गया। अब लिखा 8 का तीसरा अपवर्त लिखो। तीसरा अपवर्त का मतलब है तो इसमें जितने नंबर का पूछा जाए उसी का मल्टीप्लाई। 8 का तीसरा अपवर्त पूछा गया तो आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी 24। ये 8 का तीसरा अपवर्त हो गया। ठीक, फिर आपसे भी नीचे और सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है क्या 3 का अपवर्त 12 है। तो ये पता करने के लिए आप 3 का पहाड़ा पढ़िएगा 12 में, या आप 3 का भाग दे के देख लीजिएगा 12 में। अगर शेष पर 0 आता है तो 3 का अपवर्त 12 होगा। 3 चकू 12, रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 जो 12 है वो 3 का अपवर्त है। इसी प्रकार से क्या 4 का अपवर्त 16 या 4 का पहाड़ा पढ़ के देख लो, 4 चकू 16 आ जाते तो ये इसका अपवर्त है। क्या 5 का अपवर्त 15 है। तो अब आपको देखिएगा डिवाइड करके देख लें, या 5 का पहाड़ा पढ़ते क्या 14 उसमें कभी आते हैं, नहीं आते। या हम 14 को 5 से डिवाइड करके देखें, 5 2 या 10, ये 4 रिमाइंडर बच गया, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर कोई नंबर किसी का अपवर्त है तो उसमें डिवाइड करके देखें। जैसे ये पूछा जा रहा है क्या 5 का अपवर्त 14 है, तो 5 से 14 को डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा, 0 आ रहा नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाता तो होता। ये हम जब 5 की टेबल पढ़ते हैं तो 5 3 या 15 आ जाते, 14 नहीं आते। इसका मतलब है कि इसका अपवर्त नहीं है। अब आपसे अगला फिर पूछा जा रहा है कि 9 के 3 अपवर्त लिखो जो 45 से बड़े हों। तो 9 5 जा 45 होते हैं, यानी 5 का मल्टीप्लाई करते तब तो ये प्राप्त होता, तो उससे ऊपर चलिएगा आप। तो 9 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 जा 54, फिर 9 7 जा 63, फिर 9 8 जा 72। ये तो वो ऐसे 3 अपवर्त 9 के हैं जो 45 से बड़े हैं, तो वैसे करके प्राप्त किए जा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। आगे हमसे पूछा जा रहा क्या 3 का अपवर्त 24 है। तो आप देखिएगा 3 का पहाड़ा पढ़ते 3 8 24 आ जाते। इसका मतलब है क्या 57 5 का अपवर्त। 5 के अपवर्त वही संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में 0 और 5, यहाँ तो 7 आ रहा। इसका मतलब ये इसका अपवर्त नहीं है। अब 5 के ऐसे सभी अपवर्त लिखो जो 40 से कम हो, यानी 5 की टेबल आप 35 तक लिख दीजिएगा। तो 5 हो जाएगा 10 15 20 25 30 और 35। ये सभी 5 के अपवर्त हो गए जो 40 से कम है, यानी 5 की टेबल 35 तक लिखनी थी हमको। ठीक, अब देखिएगा अपवर्तक गुणनखंड। अभी हम आपको अपवर्त पढ़ा रहे थे मल्टीपल। अब अपवर्तक कहिएगा चाहे गुणनखंड कहिएगा, चाहे आप इंग्लिश में इसको फैक्टर कह सकते हैं, फैक्टर्स। ठीक, अपवर्तक गुणनखंड या फैक्टर। देखिएगा वो क्या होता है। हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, ये लिखा तो 12 के अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक का मतलब हो गया वे सभी संख्याएं जिनकी टेबल में 12 आते हों। तो हमेशा सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक उस संख्या, कोई भी संख्या तो वो संख्या स्वयं होती है। जैसे आपसे पूछा जाए 12 का सबसे छोटा अपवर्तक तो हमेशा 1 बताएंगे, और 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक हमेशा वो नंबर ही, जैसे 12 तो 12 ही होगा। अभी हम पूछे 18 का सबसे छोटा अपवर्तक या सबसे छोटा गुणनखंड या सबसे छोटा फैक्टर, तो आप 1 बताएंगे और सबसे बड़ा आप 18 ही बताएंगे। बहुत ही आसान है, कुछ बात कठिन नहीं है। देखते हैं इसमें और आगे क्या दिया गया हमसे कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती, जो अभी हमने आपको बता दिया। कोई भी अपवर्तक संख्या से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे आपसे पूछा जाए 18 के अपवर्तक बताओ, तो जो भी अपवर्तक इसके होंगे 18 से बड़े नहीं हो सकते। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड तभी होगी। अब आपसे पूछा जाए क्या 9 18 का गुणनखंड है, तो आप 9 से 18 को भाग दें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो गुणनखंड होगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगी। जैसे ये कह दिया जाए बताइएगा कि 35 क्या 9 की फैक्टर या 9 की गुणनखंड है, तो आप क्या करें, आप इसको 35 को 9 से डिवाइड करिएगा। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 या 27, ये हमारे 8 बच गए रिमाइंडर के तौर पर। इसका मतलब 35 9 की फैक्टर या 9 की गुणनखंड नहीं है, मतलब 35 का गुणनखंड 9 नहीं है। अब देखिएगा 10 के अपवर्तक पूछे, यानी वे सभी संख्याएं आप लिखते चले जाइएगा जिनके पहाड़े में 10 आते हो। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, लास्ट में 10 लिखेंगे। ये 10 के अपवर्तक हो गए। 16 के लिखिए, 1 2 के पहाड़े में भी 16 आते हैं, 4 के पहाड़े में भी आते हैं। उसके बाद आधी संख्या आएगी, फिर आधी के बाद ये भी ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे ही लिखने हो तो लिखें कैसे। पहले 16 का आधा हमेशा आएगा 8, अब 8 से नीचे चलिएगा, 4 है और फिर इसका भी आधा, फिर इसका भी आधा। देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन अब आधे के बाद नहीं हो सकता। अब 16 का आधा 8 होता है तो 8 के बाद 16 ही होगा। इसी प्रकार से 21 लिखा हुआ है,
तो 21 कम्प्लीटली हाफ नहीं किए जा सकते, तो 1 तो होगा ही, 3 होगा, 7 होगा, इसके बाद डायरेक्टली चले जाएंगे 21 पर। 24 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसके बाद 12 के बाद कोई नहीं होगा, डायरेक्ट 24 पे चलेंगे। आधे के बाद फिर नहीं होता फैक्टर कोई, फिर वह नंबर ही होता अगर किसी नंबर का आधा किया जा सकता है तो। ठीक, यहाँ 3 टाइम्स किया जा रहा तो 7 के बाद फिर कोई नंबर नहीं आएगा, 21 ही आएगा। तो ये हमसे पूछेंगे तो आगे क्या है देखिए इसमें। अब देखो यहाँ पर ये क्या किया गया, 5 चौक 20, तो इसका मतलब क्या है कि 4 और 5 दोनों ही 20 के यहाँ खाली के हम क्या भरवाएंगे, हम गुणनखंड लिख दें या अपवर्तक लिख दें, गुणनखंड। इसी प्रकार से यहाँ 4 गुणा 7 बराबर 28 है, तो ये लिखा जाएगा आपका 4 और 7 28 के गुणनखंड हैं। सही उत्तर के लिए वृत्त को काला करना, जैसे 71 का गुणनखंड क्या 8 है, तो हमें ये देखना कि 8 के पहाड़ी में 71 आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, 81 का गुणनखंड 9 है, हम देखें 9 की टेबल पर 81 आ रहे। अब देखिएगा 1 की टेबल में 12 आती है, 6 की टेबल में 12 आती है, 12 की टेबल में 12 आते, तो ये सभी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, रूढ़ कहिए, अभाज्य कहिए या रूढ़ संख्याएं कहिए या इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर कहिए। ऐसी संख्याएं जो स्वयं या वन की टेबल में आती हैं तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सही सी परिभाषा इसकी है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे हमने ये 5 लिया, 5 के गुणनखंड केवल 1 और 5 ही आए। हमने 7 लिया, 7 के गुणनखंड 1 और 7 ही आ रहे, दूसरा कोई नहीं आया। तो ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक संख्या स्वयं होगी और दूसरा वन होगा। अब इसमें वन नहीं हो सकता गुणनखंड, क्या नाम प्राइम नंबर, क्योंकि वन का गुणनखंड 1 ही हो रहा, दूसरा क्या लिखें यहाँ पर, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वन प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक, तो 100 तक की आपको प्राइम नंबर भी पता होने चाहिए। उन संख्याओं को जिनके केवल 2 ही गुणनखंड किए जा सकते, एक और वह संख्या स्वयं, देखो अभी हमने बताया वो ये बता रहे, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। या ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से ही विभाजित हों, वो भी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर वन पे चैलेंज हो जाते हैं हम कि भाई जब एक से विभाजित तो वन भी हो रहा है, तो वन प्राइम नंबर क्यों नहीं। तो इससे अच्छा सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं वे ही प्राइम नंबर होते हैं। आगे तो जिनके गुणनखंड केवल 2 किए जा सकते थे वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा किए जा सकते हैं वे कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं होती है। जैसे मान लो हमारे पास 6 है, तो 6 के गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से 1 गुणा 2 गुणा 3, देखो 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही सोचना है हमको। और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसी प्रकार से सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, बड़े का पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक या भाज्य अवर्तक हों, वही संख्या भाज्य या यौगिक संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, एक ही अवर्तक, इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। देखो इसमें कह रहे अब एक की समस्या आ जाती, फिर एक को क्या माने, तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, दूसरा है नहीं, तो ना तो ये भाज्य बन पाती ना ही अभाज्य बन पाती। केवल एक क्या रहेगी, एक प्राकृतिक संख्या या एक विषम संख्या की श्रेणी में ये बनी रहेगी। ठीक है, क्या 23 अभाज्य संख्या है, अब देखिएगा 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 अभाज्य संख्या है, या इसके फैक्टर केवल 1 और 23 ही किए जा सकते हैं। 15 अभाज्य संख्या है, तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। इसमें देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये 15 अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट है इसमें देखिएगा क्या 19 अभाज्य संख्या है, 19 को केवल 1 और 19 के ही टेबल में आता है, 19 तो अभाज्य संख्या है। 24 नहीं है, 24 तो बहुत सी संख्याओं की टेबल में आती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और लास्ट 24 है। देखो कितनी संख्याओं की टेबल में 24 आ रही थी, ये अभाज्य संख्या नहीं है। नीचे लिखी भाज्य व अभाज्य संख्याओं को छाँट कर लिखना, तो देखिएगा भाज्य संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं उन्हें गोले में घेरे दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो बची हुई संख्याएं हैं हमारी, जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, वे अभाज्य संख्याएं जो किसी की टेबल में नहीं आती हैं।
ठीक। और 1 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 25, ठीक है। जैसे हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी 25 संख्याएं होती हैं आप उनको देख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं जो किसी की टेबल में नहीं आती या जिनके 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 60 7 71 73 79 83 और 89 और लास्ट 97। आप इनको गिनेंगे तो ये संख्या 25 ही होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 1 और 100 के बीच की जो संख्या है वो है। तो कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट है हमारा सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ऑड और इवन नंबर। बहुत आसान है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होते हैं वो संख्याएं हमेशा सम संख्या या इवन नंबर होती हैं। शेष इनके अलावा अगर किसी संख्या के लास्ट में ये डिजिट है तो ये संख्या विषम संख्याएं होती हैं। केवल इतनी इस बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे ये सवाल इसमें लिखा क्या 1886 सम संख्याएं हैं, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, यानी लास्ट में 0 सम संख्या, लास्ट में 6 2 के पहाड़े में आते हैं सम संख्या, लास्ट में 0 सम संख्या, लास्ट में 2 आ रहे सम संख्या, यानी अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आ रहा हो तो सम संख्या, अदरवाइज जो संख्या विषम होगी। अब देखो ये 2 से नहीं कट रही थी संख्या विभाजित, मतलब विषम संख्याएँ कहीं जाएंगी। और इसी प्रकार से आगे सवाल है इसमें कुछ, क्या 96 सम संख्या, तो लास्ट डिजिट देखेंगे हमेशा। कितनी बड़ी संख्या हमेशा लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट 6 है 2 के पहाड़े में आता सम संख्या है। लास्ट डिजिट 3 है 2 के पहाड़े में नहीं आता सम संख्या नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहे 15 और 30 के बीच में सम और विषम संख्याएं ज्ञात करो। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी, 16 होगा, 18 एक छोड़ के एक, 20 22 24 26 28 और बची संख्याएं विषम होंगी। जो संख्याएं बची हैं वो देखो ये विषम संख्या टेबल लिखी हुई है। अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंड हमको करने हैं। इसमें ये कहा गया सम संख्याओं को गोले में घेरो जिसके लास्ट में 0 सम है, ये भी सम, ये 2 सम संख्याएं हैं केवल बस। ये 3 है 2 के पहाड़े में नहीं आता, यहाँ 1 है 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो सम संख्या नहीं होगी। अब हमें प्राइम फैक्टर करने होते। देखो फैक्टर अब भाई अभी तक हमने पढ़े थे फैक्टर, अब आगे प्राइम फैक्टर। जैसे प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे अभी हम 20 के फैक्टर करने आपके, तो 20 के फैक्टर मतलब 20 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता, 1 के पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में आता, 4 के पहाड़े में आता, 5 के पहाड़े में आता, 10 के पहाड़े में आता और 20 के पहाड़े में आता। ये तो फैक्टर हो गए, लेकिन प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो प्राइम हों वो प्राइम फैक्टर होते हैं। तो जो अगर प्राइम फैक्टर 20 के करेंगे तो 2 × 2 × 5, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, ये प्राइम नंबर, यानी हमेशा प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएँ ही आएंगे, ठीक। तो वो प्राइम फैक्टर कहे जाते हैं। तो इन्हें करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो किसी नंबर के हम आपको करके बताते हैं। अभी हमारे पास 36 है और इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं यानी गुणनखंड, तो हम ये इस प्रकार से लिखेंगे। और लास्ट डेट देखो 6 है, अंतिम अंक हमारा 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई अंतिम अंक आ रहा तो हमेशा आप 2 से ही डिवाइड करें। और 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसका आधा कर देना। 18 दूनी 36, फिर इसका आधा कर दो, देखो लास्ट में 8 आ गया तो 2 से कटेगी 9। अब ये 9 आ गए तो 2 से नहीं कटेंगे, 3 से कोशिश करेंगे तो 3 से कट रहे, 3 3 या 9, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तब तक जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 36 के जो हमारे गुणनखंड निकले वो 2 × 2 × 3 × 3, ये अभाज्य गुणनखंड कहे जाते हैं। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक। ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब इसका फैक्टर ट्री क्या होता है, मतलब गुणनखंड वृक्ष। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, जैसे फैक्टर ट्री से अगर हमें 36 के फैक्टर करने होते तो क्या करते, तो 2 में तोड़ें हमेशा पहले, ठीक। एक तरफ हमारा 18 है और एक तरफ हमारा 2 है, यानी 18 दूनी 36। अब 2 को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको फिर आप 2 नंबर में तोड़ें। एक तरफ 9 है एक तरफ 2 है, 2 को फिर नहीं तोड़ा जा सकता तो अब 9 को तोड़ें आप।
9 को तोड़ा जा सकता है 3 और 3 में। तो जो हमारे फैक्टर ट्री में फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ही आएंगे, या 2 की लाइन को एक तरफ लिख सकते थे हम। एक और करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 42 के करने हैं, तो इधर 2 लिख दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा 21। अब 21 को लिखिएगा 3 इंटू 7, ये तीनों ही आभास नंबर आ गए, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 21 का फैक्टर ट्री हो गया। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टर ट्री भी हो गया, ऐसे ही करके दिखाए गए। और अगला टॉपिक इसमें हमारा है सह आवाज संख्या, यानी को प्राइम नंबर। ठीक, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनके द्वारा ही हमको आ जाते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर 9 के गुणनखंड लिखे और 16 के गुणनखंड, लेकिन आप कॉमन देखिएगा क्या है, मतलब ऐसे गुणनखंड जो दोनों के साथ चल रहे हों। तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ऐसे गुणनखंड अगर कॉमन हमेशा एक ही आए, जब उनके गुणनखंड आप करें कॉमन हमेशा, यानी एक गुणनखंड ऐसा एक ही आ रहा है जो सभी में कॉमन है, तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी ये है, अगर आप इसका SCF निकालें, मासा निकालें, तो हमेशा एक निकले, तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने मतलब एक दूसरे, जैसे 9 की टेबल पढ़ेंगे 16 नहीं आते, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हो गई। ऐसी बहुत सी संख्या होती है, जैसे मान लो हमने 4 ले लिया और 9 ले लिया, अब क्या 4 के बाड़े में 9 आ रहे हैं, या इनका एलसीएम निकालेंगे तो SCF तो हमेशा एक ही निकलेगा। तो ये संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट से कहा जा रहा है क्या 9 और 14 सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि 9 की टेबल में 14 नहीं आते, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि सहअभाज्य संख्याओं पर सही का निशान लगाना। 8 और 9 में कोई कॉमन नहीं, सहअभाज्य संख्या है। अब इसमें देखिएगा, इसमें सहअभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 की 1 2 3 4 6 और 12। अब आप 15 के गुणनखंड लिखो, वे संख्याएं जो जिनके टेबल में 15 आते हो, 1 3 5 और 15। देखो 1 कॉमन मिल रहा दोनों और 3 कॉमन मिल रहा, यानी एक ही कॉमन मिलता तो सहअभाज्य संख्याएं होती। एक के अलावा अगर कोई नंबर कॉमन मिल रहा है तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो इसमें जो पूरी थ्योरी थी वो हमने आपको पढ़ा दी। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। चैप्टर का आता अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में 5 अपवर्त लिखने। तो 4 के 5 अपवर्त लिखने के लिए हमें क्या करना, 4 की टेबल ही लिख देनी, 4 8 12 16 20, 5 हो गए। इसी प्रकार से आप 6 की टेबल लिख देंगे 5 तक, और 9 की टेबल लिख देंगे 5 तक। 36 का एक अपवर्तक, 35 का एक अपवर्तक 5 है, तो दूसरा अपवर्तक क्या होगा, आप 5 की टेबल पढ़ दें 35 में, तो 5 7 35, तो दूसरा अपवर्तक हो जाएगा 7। 5 की टेबल जितने बार 35 में जाएगी वो दूसरा अपवर्तक होगा। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटे और सबसे बड़े अपवर्तक बताओ। सबसे छोटा अपवर्तक 15 का क्या होगा, सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा, और सबसे बड़ा अपवर्तक 15, वो संख्या स्वयं होती है, अभी बता दिया। कोई भी संख्या हो, सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या, सबसे छोटा अपवर्तक 1, सबसे बड़ी वो संख्या, सबसे छोटा अपवर्तक 1, सबसे बड़ा अपवर्तक 45 ही होगा। ये हम पीछे बता चुके हैं आपको। 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। 10 और 20 के बीच में एक 11 है, एक 13 है, 17 है और 19, 4 अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं। 30 के सभी अभाज्य अपवर्तक लिखने, यानी अभाज्य गुणनखंड 1 2 अभाज्य लिखने हैं, तो एक अभाज्य होता ही नहीं है। 2 3 3 दूनी 6 पंचे 30, 5 या 15 दूनी 30, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। अब नीचे दी गई संख्याओं में सभी विषम संख्याओं का योग करके सभी सम संख्याओं के योग से अंतर ज्ञात करना। तो विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1 विषम है, 2 विषम है, 3 विषम है, 4 विषम है। तो 9 7 16, 5 21 और 3 24। और सम संख्याओं का योग 10 8 18 6 24 और 4 28 2 30। 30 में से जब आप 24 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा 6। सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और अंतर बता देना। संख्या 60 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए गुणनखंड वृक्ष का निर्माण करना है। तो 60 का हमें फैक्टर ट्री बनाना, देखो कैसे बनेगा। 60 का फैक्टर ट्री बनाने के लिए हमने कहा 2 में तोड़ेंगे, पहले 2 भागों, एक इधर एक इधर, तो पहला 2 रहेगा, इधर 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60,
अब फिर तोड़िएगा 2 और इधर 15 आ गया, फिर तोड़िएगा 3 और इधर 5 आ गया। अब देखो ये सब अभाज्य संख्याएं हो गई, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये 60 का फैक्टरटरी हो जाता है। वह सबसे छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर विषम, कोई भी सम संख्या हो जब आप उसमें 1 जोड़ देंगे तुरंत आपको विषम संख्या मिल जाएगी। कोई भी सम संख्या ले लें, जैसे 20 ले ली, उसमें 1 जोड़ा तो क्या हो गया 21, जो कि एक विषम संख्या है। और छोटी छोटी संख्या एक ही होती है जो किसी भी सम संख्या में आप जोड़ेंगे तो हमेशा आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे किसी विषम संख्या में जोड़ने पर सम प्राप्त हो जाए। मान लीजिए हमारे पास विषम संख्या 11 है और आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 12 हो गया, तो हमारी सम संख्या प्राप्त हो गई। तो विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे सम आ जाएगा, सम में 1 जोड़ेंगे विषम आ जाएगा। 51 और 71 के बीच में सब सम संख्याएँ लिखनी है, तो 52, 54, 56 और 58, 60, 62, 64, 66 और 68 और ये 70, ये हमारी 51 और 71 के बीच की सब सम संख्याएँ हैं। तो हमने कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। जो भी आपका फैक्टर ट्री था, फैक्टर था, से अभाज्य संख्याएँ थी, अभाज्य संख्याएँ थी, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अवर्तक, अववर्त, सब कुछ बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।